हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपकी कक्षा 10 में साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आई हूँ। उसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी की है आपके लिए, और आपके काफ़ी जो अपने सीनियर्स मेरे जो ग्रेजुएशन से मैंने इसमें काफ़ी हेल्प ली है कि किस प्रकार से पेपर की तैयारी और बेहतर कर सकूँ, बच्चों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको मैं समझा सकूँ। तो स्टूडेंट, मैंने आपको जिसमें खंड आ लिया है, फिजिक्स का पूरा पोर्शन है ये जो 25 मार्क्स का है आपका। इसकी मैंने पूरी तैयारी इसमें आपके लिए मैंने की है, और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है जो कल आप सुबह मॉर्निंग पेपर में देने बैठेंगे तो आपको इसमें से क्वेश्चंस आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। तो आप इसकी कृपया पूरी तैयारी कर लें, इसको पूरा ध्यान से पढ़ लें। इसलिए मैंने एक वीडियो आपको बना चुकी हूँ, और कोई सेकंड वीडियो आपको मैं इसमें बना रही हूँ। ओके, तो इसमें पहले मैंने स्टूडेंट लिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न स्टूडेंट ये आपको 4 नंबर के आएंगे पूरे फिजिक्स पेपर में इसमें। तो पहला प्रश्न इसमें है स्टूडेंट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो आपकी बहुविकल्पीय है, कितनी है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण स्टूडेंट होता है जो ऊपर से ये उभरा होता है, अंदर ये पॉलिश होती है, ये ऊपर से ये उत्तल होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस जो 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता होगी स्टूडेंट ये आपका ये 10 सेंटीमीटर, ये भी रॉन्ग है। ये 20 सेंटीमीटर ये आपका सही आंसर है। ये तीसरा ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। तो इसके सबसे पहले स्टूडेंट आप लिखेंगे, इसको सबसे पहले लिखने का भी तरीका आपको मुझे बताना है कि किस तरह से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट जैसा कि इसमें दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो आप उसको बहुविकल्पीय प्रश्न तो लिख ही लेंगे। विकल्पीय प्रश्न। ओके, इसमें है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 1, ये पहला प्रश्न है ये। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में ये प्रश्न नंबर 1 का पोर्शन है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपने नोट कर लिया, आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ओके, अब इसमें जो है पहला जो है आपका ये का पोर्शन है कि एक उत्तल फोकस दूरी कितनी है। तो मैं आप यहां लिखेंगे, वो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, आंसर का आंसर है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें जो क्या है उसमें आपका ये बी है, बी आपका राइट है। इसमें स्टूडेंट लिखेंगे आप ऑप्शन बी है, और इसमें कितना लिखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये आपको ब्लू पेन से लिखना है, हालांकि मेरे को धोखे से भी मैंने ब्लैक से लिख दिया। आपको जो 20 सेंटीमीटर है स्टूडेंट ये आपके लिए ब्लू पेन से लिखना है, जबकि आपका क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे प्लीज जरूर। ठीक है, तो इसमें इस तरह से आप करेंगे इसके लिए। ऐसे अगर आपका जो दूसरा है स्टूडेंट ये, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा। तो स्टूडेंट इसका होगा उत्तल। याद कर लें आप लोग, ये जिससे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो उत्तल, समतल और इनमें से कोई नहीं में इसमें अवतल होगा। तो अवतल आपका ये राइट आंसर है। तो इसमें भी लिखेंगे ये आपका आंसर खा है, ये देख रहे हैं आप ये, तो यहाँ लिखेंगे आप आंसर खा का है ये। और इसमें कौन सा है स्टूडेंट ये आपका अवतल। इसमें भी आपका जो है बी वाला ही पोर्शन है, और यहाँ स्टूडेंट इस तरह से लिख देंगे आप यहाँ पर अवतल। अवतल। ओके, इस तरह से आप यहाँ लिखते हैं तो आपको ये पूरे 1 नंबर ये छोटा सा बस इतना सा लिखना है, इसमें आपको पूरा 1 नंबर आपको ये मिल जाएगा। और ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए मन में, और साथ वीडियो के आप याद कर सकते हैं चाहे तो उसके लिए। ओके, उसी प्रकार से स्टूडेंट आप मेरा जो नेक्स्ट स्टूडेंट है गा। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो जैसे स्वस्थ आंख के लिए कितनी दूर से देखा जा सकता है, तो स्टूडेंट इसका 25 सेंटीमीटर ये भी गलत है, 50 सेंटीमीटर ये भी आपका गलत है, 100 सेंटीमीटर ये भी गलत है। अनंत, स्वस्थ आंख से अनंत बिंदु तक स्टूडेंट देखा जा सकता है। तो ये इसको आज लेंगे, ये आंसर का सी अनंत पर, सॉरी डी अनंत पर, ये आपका राइट आंसर होगा। और इस तरह से आप स्टूडेंट करते हैं तो यहाँ आपको ये पूरे नंबर आपको ये मिल जाएगा। ओके, ये आपके सभी इम्पोर्टेंट हैं सभी।
ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो आपको याद ही होगा स्टूडेंट, ये 3.6 × 10⁻10 ये आपका राइट आंसर है, ये याद कर लीजिए। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके ये गलत है, ठीक है। तो इसमें भी आंसर यहाँ डी सही है। डी का 3.6 × 10⁻6 ये आपका राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा 1। कैसे होगा? ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ होगा वो स्टूडेंट हमारा सरल रेखा, ये हमारा ऑप्शन सही है। वृत्त, अर्धवृत्त और ये आपका लगातार दिशा बदलती वाली रेखा, ये तीनों गलत हैं। इसका हमारा इसका ए ऑप्शन है चारों में से, वो हमारा राइट आंसर है, इसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या करता है? गतिमान आवेशित कण, ठीक है। उदाहरण, गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता क्या करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका स्टूडेंट हमारा राइट आंसर है वो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, ये हमारा राइट आंसर है। इसको आप याद कर लें। और आपको तो तैयारी काफी की होगी आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है। फिर भी अपनी तरफ से कह रही हूँ शिक्षक नाते कि आप अच्छी बेस्ट तैयारी कर लें अपनी। ओके, जा क्वेश्चन आपका देखिए। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित किस नियम से किया जा सकता है? फिर से पढ़ लीजिए इसको। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित किस नियम से किया जा सकता है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, या फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो स्टूडेंट इसमें आपका है ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, ये आपका राइट आंसर है। और ये आप ये करते तो यहाँ आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान सुनिए, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है क्या? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या जल ऊर्जा। तो इसमें स्टूडेंट या पवन ऊर्जा ये भी गलत है, सौर ऊर्जा भी गलत है, जल विद्युत भी गलत है। इसका राइट आंसर स्टूडेंट हमारा है कोयला ऑब्लिक पेट्रोलियम, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, याद कर लीजिए आप इसके लिए। और नेक्स्ट स्टूडेंट जो आपको मैंने ये तो हालांकि आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें बहुविकल्पी मात्र आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। ओके, लेकिन मैंने ये इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको मैंने ये ले लिए हैं। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इनको नोट डाउन कर लें, याद भी कर लें, याद भी कर सकते हैं साथ में ही, कोई सा इशू नहीं है इसका। ठीक है, अब मैं आपके लिए अत लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए है वो मैं आपके लिए समझाऊंगी, जो मैंने लिए हैं इंपॉर्टेंट जो सिलेक्ट किए हैं। ओके, इसमें स्टूडेंट है पहला ही मैंने लिया, नेत्र की संवंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो स्टूडेंट ये आपके 2-2 नंबर के आएंगे। ओके, ये आप कर लें, याद कर लें इनके लिए। ये आपके 3 आएंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो नेत्र की संवंजन क्षमता से क्या? ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी बहुत अधिक है, तो इसको जरूर याद कर लें। अगर आपको याद नहीं पड़ा तो आपको याद होंगी ही। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को साफ समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। फिर से इसको रिपीट करते हैं। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लेते हैं तो हाँ आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे पक्के। इसको आप याद कर लीजिए प्लीज। आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्टूडेंट बड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से याद भी कर रहे हैं। कई बार मुझे कॉल करके पूछते हैं या मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा कि मैडम ये समझा दीजिए, तो मैं प्रयास कर रही हूँ उसी क्रम में कि मैं आपको बेहतर ढंग से समझा सकूं। ओके,
नेक्स्ट जो हमारा लिया है, मैंने न्यूमेरिकल्स लिया है स्टूडेंट, ये एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसको समझ लीजिए, एक चालक में, ठीक है, कितना 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे इसके लिए, एक चालक में क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्या क्या चीज धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले लिख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी है, n है, ठीक है, ये हम इसको मान लेते हैं। अब क्या है, चूंकि विद्युत धारा, चूंकि विद्युत धारा बराबर क्या है स्टूडेंट, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की क्षमता, ठीक है, आवेश की मात्रा। तो प्रति सेकंड विद्युत धारा बराबर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। ओके, अब इसको लिखते हैं, विद्युत धारा कितनी हमारी आ रही है, देखो 1.6, तो 1.6 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। उसमें जो हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर 19, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये क्या है हमारा, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको लिख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये थोड़ा छोटा स्पेस रह गया यहाँ पर, सॉरी इसके लिए, आप समझ लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा 1.6 दूसरा पेज लेती हूँ मैं, समझने के लिए सही रहेगा। यहाँ पे ले लेती हूँ, दूसरा पेज लगा लेती हूँ जो आपको सही समझा सकूँ ज्यादा जगह में। तो यहाँ क्या है हमारा, ये 1.6 ठीक है, ठीक है, इंटू अब हमारा जो 1.6 पावर इंटू 10 की पावर माइनस 19, हम इसको इधर ले लेते हैं, 1.6 इंटू 10 माइनस 10 की पावर माइनस 19 बराबर, यहाँ क्या रह जाएगा स्टूडेंट, ये n रह जाएगा। जब हम 1.6 इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमारा यहाँ चूंकि ये मल्टीप्लाई में, यहाँ हमारा ये डिवीजन में आ जाएगा, और यहाँ हमारा ये n आ जाएगा, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप इसको दूसरे भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा भी आपको बेहतर लगे कर लीजिए। n बराबर ये 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर 19, ये भी है, कोई इसमें ऐसा नहीं है, इशू नहीं है, चाहे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको उस तरह समझा देती हूँ ऊपर वाले की तरीके से, जैसा कि गूगल से अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो यह आपका समझ लीजिए। अब यहाँ पे हमारा क्या है स्टूडेंट, 1.6 से हमारा ये 1.6 से 1. हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा n बराबर रह जाएगा स्टूडेंट हमारी ये हमारा 10 माइनस 19 पावर 19 बराबर n, ठीक है। जब हम इस 10 की पावर माइनस 19 को हम जिसको बराबर के इधर लेंगे, n से इधर लेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा ये 10 और ये जो है माइनस में है, इधर आके हमारा ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा जाता है, तो ये डायरेक्ट हमारा 10 से पावर 19 ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक स्टूडेंट क्या हो जाएंगे हमारे ये इलेक्ट्रॉन।
ठीक, इसको कर लीजिए। आप देख रहे होंगे मैंने समझा दिया है। इसके लिए इसको उतार लें, इसके लिए चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आप बेहतर कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, आप कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। ये स्टूडेंट मैंने थ्योरेटिकल लिया है, इसको समझाती हूँ आपके लिए मैं। नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है, तो नाभिकीय ऊर्जा, इसका ये आंसर देखिएगा भैया कि प्रश्न नंबर 2 का गा का आंसर। इसको किस तरह से करेंगे, जैसे अब ये प्रश्न नंबर 2 है ये, और यहाँ पे ये हमारा ये गा है, तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे इसको हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 गा का उत्तर। यह लिख सकते प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आंसर गा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे आप स्टूडेंट हम। तो नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। नाभिकीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है, लिख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। आजकल विखंडन से प्राप्त विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है। संलयन अभिक्रिया से प्राप्त क्रिया से प्राप्त ऊर्जा के दोहन की संभावना व्यक्त की जा रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है। इसका आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने स्टूडेंट जो आपके लिया है, मैंने ये आपका न्यूमेरिकल्स लिया है। ओके, तो यहाँ देखिए आपको लिया मैंने, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फिर समझ लीजिए इसको, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं, इसको लिखते हैं, आज को सॉल्व करते हैं हम। आज का आंसर बार बार नहीं बताऊंगा लिखना, वैसे ही जैसे बता चुकी हूँ पहले भी मैं। तो हम जानते हैं कि आर यानी वक्रता त्रिज्या, आर मीन्स वक्रता त्रिज्या कितनी है, बराबर होता है 2f फोकस। ठीक है, इसलिए f बराबर r/2। ये जो f है, अगर इसको हम 2 को इधर लाएंगे तो ये r के नीचे हो जाएगा, f बराबर r/2। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट जो r है हमारा वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। r बराबर हमारा कितना है, ये 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हमारी 20 सेंटीमीटर है, ये देख रहे हैं आप, ये है ना। तो r बराबर 20 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं लिख लेते हैं। आगे बस तो आगे लिखते हैं नीचे, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं तो यहाँ लिख देते हैं। इसलिए
F बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमारा F है तो R कितना है 20 है, R कितना है ये 20/2 है ये, तो 2 का टेबल 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। तो जो बकता जो उसका फोकस दूरी है स्टूडेंट, जो हमारा F है बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया होगा आपके लिए, सब स्टूडेंट कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट ये भी हमारा न्यूमेरिकल से मैंने लिया है, ये भी 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो समझ लीजिए 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। स्टूडेंट इसके लिए मैंने ये आपका न्यूमेरिकल से, इसमें स्पेस का थोड़ा सा कम है तो उसको थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, उसको नया कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो है माना बल्ब एन जलते हैं, कितने बल्ब जलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं माना बल्ब जलते हैं, कितने जलते हैं स्टूडेंट एन, क्योंकि हमें बल्ब की संख्या है यहाँ पर ये हमें ये ज्ञात करनी है, बल्ब भी हमें यहाँ पे ये ज्ञात करना है, तो बल्ब जलते हैं हमारे ये एन। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो वोल्ट है, जो V है हमारा वो कितना है, V बराबर हमारा है यहाँ पर 250 वोल्ट, 250। ठीक, जो हमारी जो विद्युत धारा है I, इसको करते हैं, ये कितनी हमारी 5 एम्पियर, दिख रहे हैं आप ये 5 एम्पियर, विद्युत धारा बराबर 5 एम्पियर, और P बराबर हमारा है N, यानी बल्ब की संख्या जो हमें ज्ञात करनी है, इंटू 25 यानी वाट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि P बराबर वोल्ट और विद्युत धारा, वोल्ट और विद्युत धारा होता है, P बराबर होता है हमारा वोल्ट और एम्पियर। ठीक है, इसलिए N बराबर होगा हमारा N इंटू 25 वाट। देखिए P बराबर हमारा क्या है ये N इंटू 25, तो N इंटू 25 बराबर 250 विद्युत धारा एम्पियर। ये देखिए आप वोल्ट और विद्युत धारा, तो यहाँ आ जाएगा विद्युत धारा कितनी हमारी, ये 250 है, और एम्पियर कितना है हमारा, ये 5 है, आप देख रहे हैं ये 5 है। ये इसको हम यहाँ भी लिख सकते थे, आगे भी यहाँ लिख देते हैं, सही ज्यादा सही रहेगा, समझ में आएगा आपको। तो 250 इंटू 5, तो अब यहाँ स्टूडेंट हमारा देखिए यहाँ हमारा जो एन आ जाएगा ये ऐसे ही, और ये 25 इंटू ये आ गया हमारा ये, और जो हमारा जो 25 ये बचा हमारा ये हमारा नीचे आ जाएगा, एन तो हमारा ये आ गया, 25 बचा हमारा ये बराबर के इधर एन हमारा अपनी जगह पे जाएगा, तो जो 25 जो हमारा यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 25 दिया जाएगा। इस तरह से हम यहाँ लिख रहे हैं 25 हमारा ये आ गया। ठीक है, तो 25 को हम इससे मल्टीप्लाई में 25 और उसको 10 जा, ठीक है 25 10 जा 50, तो हमारा स्टूडेंट यहाँ बचा हमारा क्या बचा है 10 और 5, तो n बराबर 10 इंटू 5, तो n बराबर 50, अर्थात कितने बल्ब जल सकते हैं 50 बल्ब जल सकते हैं, यानी n का पहले बताना है n बल्ब जलते हैं, n है माना हमने यहाँ पे, तो कुल 50 बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको ठीक से, ये आपका सॉल्व हो गया पूरा।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है इसी क्रम में, दूरदृष्टि दोष क्या है। ये सॉल्व कर लिया है, इसको दूसरा आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन ले रही हूं मैं। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रस्तुत किया जाता है। तो स्टूडेंट ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका जो है क्वेश्चन है ये, इसको आपको याद करना, अगर याद नहीं किया है तो ये जरूर याद कर लें। अंततः मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसे याद कर लिया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपके सर हैं जो उन्होंने वैसे बताए होंगे, तो उसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो दूरदृष्टि दोष क्या है, तो इसका भी क्वेश्चन नंबर आंसर वही लिखा होगा आपने। हालांकि मैंने इसमें भी ज्यादा ले लिए हैं, मात्र 3 ही आएंगे आपके, फिर भी लिख दिए हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आंसर आपको लिखेंगे दूरदृष्टि दोष से युक्त दूर दृष्टि, यानी जिनको दूर का दिखाई पड़ता है, पास का दिखाई नहीं पड़ता, तो उनको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु तो ये दूरदृष्टि से आप में सोचिए कि दूर की दृष्टि खराब है, दूर की मतलब खराब होना मत समझिए। दूरदृष्टि से युक्त नेत्र का मतलब है कि मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, प्रयोग आपको याद भी हो गया होगा, बहुत सिंपल सा देखा, कितना इजी लग रहा होगा आपको। करते फिर समझिए इसको। दूरदृष्टि दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आप इतना स्टूडेंट लिख देते हो तो आपको यहाँ 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। ये मैं बता चुकी हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ओके, कर लीजिए आप, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट होगा जो मैंने स्टूडेंट अब लिए हैं आपके लिए, मैंने क्या होगा यदि हम एक कोशी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। एक कोशी, यहाँ मैंने स्टूडेंट पोषी लिखा है, एक पोषी। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दें या उनको मार दें या वो मर जाए, तो क्या होगा, जो इस पृथ्वी का क्या असर पड़ेगा, जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो उसको स्टूडेंट्स का हम आंसर लिखते हैं। आंसर ओके, खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के, केवल एक पोषी नहीं, सभी पोषी स्तरों के, ध्यान समझ लीजिए। खाद्य श्रृंखला, खाद्य
श्रृंखला के सभी, यहाँ पे बात हो रही है एक पोषक की, हम क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में, आंसर में, कि खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए, सभी जीव भोजन के लिए, सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आप भी जानते हैं कि सभी जीव भोजन करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति है वो पूरा भोजन स्वयं भी बना ले, वो सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक पोषी स्तर के जीव को मार दिया जाए, यदि किसी एक पोषी स्तर के जीव को मार दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। किसी एक इसके मार दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। ठीक, नष्ट हो जाएगी और इससे खाद्य श्रृंखला और इससे खाद्य श्रृंखला में और इससे खाद्य, यहाँ ये श्रृंखला में ये रह गया दूसरा, और इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। ये मैं समझती हूँ आपको याद होगा, इतना सरल है ये, रुक जाता है। ये आप लिखेंगे तो आपको यहाँ इसके 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। फिर समझिए इसको कि खाद्य क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार दें। तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक पोषी स्तर के जीव को मार दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी और इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। बहुत सरल है, याद हो गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। और आप इसको कर लेंगे तो आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन का ये आंसर है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट लिए हैं मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग से ले लिए जो कि मैंने इनका आंसर नहीं लिखे हैं, जो आपको खुद लिख लेंगे, आपको याद कर लेंगे। और हो सकता है आपने याद भी कर लिए हो, लेकिन मैंने को लगा कि मैं बताऊंगा आपके, तो बता रही हूँ। मैंने चैप्टर के नाम भी यहाँ पर ये डाल दिए, आप देख रहे होंगे। जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं। तो ये आप इसको लिख लेते हैं। ये आपको लेसन 13 से लिया है मैंने, और इसको आप कर ले तो ये आपके यहाँ पे 2 नंबर पक्का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ओके। एक समान दूसरा है मैंने इसका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र। फिर समझ रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र। ये आपका लेसन 12 से है, इसको लिखना है आपके लिए। और ये करेंगे तो आपको यहाँ भी इसका पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये आप कर लीजिए। और मैं सारे आप उसको देख रहे हूँ, मैंने लिखे हैं, इन सबको आप देख के
इसका चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको बेहतर लगे वैसा आप कर लें। ओके, ये आप देख रहे होंगे मैंने पूरा ये दे दिया है यहाँ पर ये, ठीक है, इसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका ये 8 नंबर का, ये कितने आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आएंगे, 4 नंबर के, कुल 8 नंबर है आपके। देख रहे हैं क्या है इसमें, उत्तर दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति के को आवश्यक किरण आरेख के द्वारा, किरण आरेख यानी डायग्राम के द्वारा समझाना है। तो आपको इसमें डायग्राम बनाना है, किरण आरेख के द्वारा समझाना है। तो यहाँ भी स्टूडेंट वही है, इसको लिखेंगे हम। ये कौन सा है प्रश्न नंबर, ये आपका जो 3 में आएंगे, प्रश्न 3 होंगे आपके ये। प्रश्न नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, ठीक है। इसके बाद इसका आंसर हम लोग करते हैं, जो मैंने लिख लिया, क्योंकि वीडियो बनाने में लिख के समझाने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसमें इसका आंसर मैंने इसको लिख दिया है। तो इसको समझते हैं, फिर इसका मैं डायग्राम आपको समझाऊंगी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण जो आपका मैंने बता दिया था कर्व, ये अंदर से यहाँ पॉलिश होती है, ऊपर से शीशा होता है, वही उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल द्वारा बना प्रतिबिंब सदैवी वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। ये समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैवी वस्तु से छोटा, ठीक है, सीधा, आभासी तथा ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, ठीक है। अब वस्तु ए बी के, अब इसको हम लेते हैं, अभी यहाँ बनाते हैं। देखिए इसको हमने डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। वस्तु ए बी, ये वस्तु जो हमने ली है यहाँ पे ए बी ली है। तो सबसे पहले हम एक लाइन सीधी खींचेंगे, बी और सी मैंने एक सीधी लाइन खींची है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मैंने एक उत्तल दर्पण बनाया है, इसका मैंने नाम पी दिया है। अंदर ये देख रहे हैं आप, रेसिस चाबी निकाली, ये मेरा ये इस तरह पॉलिश है, ये उत्तल दर्पण है। और ये मैंने यहाँ पे ये रखा है ए और बी, ये आपकी एक वस्तु को मैंने यहाँ पर रखा है। तो समझते हैं क्या लिखा है इन्होंने, वस्तु ए बी को ए बिंदु के 2 किरण ए एम। अब इसको हम समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम 2 रेखाएं खींचते हैं, ए और एम। 2 रेखा को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। दिख रहे हैं आप, ये ए एम मतलब ए से, इसे ए बी से, ए से बिंदु से हम ए एम किसके मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष ये इसके समांतर हम जो रेखा खींचते हैं ए एम, ठीक है। तो उसके हम समांतर एक जो है ए एम एक रेखा को हम इसको, आप लोग स्केल से खींचिएगा, मैं फिलहाल में हाथ से खींच रही हूँ। ए एम हमने देखा ये खींची, ठीक है। जैसा इसमें कहा जाए इसका तथा ए एन वक्रता केंद्र की दिशा में, और एक हम रेखा और खींचते हैं ए एन, ये इसको जो हमने इधर खींची, इससे इधर से इधर ले खींचिए, ठीक है। तो उसको ऐसे हम इसको एरो द्वारा इसको दिखा देंगे, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक। और दूसरी हम खींचते हैं स्टूडेंट ए एन, साफ लिख रहे हैं आप, ए एन वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र है इसकी दिशा में। तो हम दूसरी जो रेखा खींचेंगे यहीं से खींचेंगे, ये किधर खींचेंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में, यानी इधर केंद्र की तरफ खींच लेंगे। दूसरी रेखा हम जो खींचेंगे, आप स्केल से खींचेंगे, बाबा रिपीट करेंगे मैं, ये हमने इसके इधर देखा, ये हमने ये खींची, ठीक है। तो जब ये जो रेखा हम जो जैसा कह रहा है वैसा करिए, ठीक है। ए एन वक्रता केंद्र दिशा में उत्तल दर्पण से टकराकर, ये उत्तल दर्पण से टकरा रही है, और एम आर फोकस से आती हुई, एम आर से, अब इसको हम कह देंगे एम आर नाम देते जाएंगे। जो हमने रेखा खींची है तो ये यहाँ से टकराती है, और ये यहाँ पे कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर, देखिए इस तरह से टकरा के ये, इसका नाम हमने दे दिया स्टूडेंट एम, और यहाँ इसका नाम दे दिया हमने आर, ठीक है। और दूसरी स्टूडेंट जो हमारी ये रेखा टकराएगी, तो जो इस तरह से जो हमारी जो हमने जो ये दूसरी जो रेखा ली थी किरण, ये तो ये हमारी, इसको हम इसे डॉट डॉट से दिखा देंगे, तो यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। यहाँ से आती है स्टूडेंट ये, और इसको हम खींचते हैं स्टूडेंट, देख रहे हैं आप ये, तो ये देखिए जब इसको इधर से लेंस से हम इसको करते हैं आएगी ये, तो ये आएगी।
तो वहां पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो कट का निशान लगा आपको देख रहे हैं, यहाँ पे ये बन गया, ये हमारी क्या बन गया, एक हमारा ये जो कट हो गया। देखा MR से आते NA से बक तक आते दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो अब देखिए, अब चित्र सही समझना है इसके लिए फिर से जो जैसा करा है मैंने उसका आप समझेंगे। पीछे बढ़ाने पर ये किरणें, यानी पीछे बढ़ाने पर किरणें A बिंदु पर मिल गई। कहाँ मिल गई है? A बिंदु पर, ये A बिंदु पर मुख्य अक्ष पर मिल गई। उस पर हमने AB लंब डाल दिया, ये हमने लंब डाल दिया, ये लंब बना दिया A और B, ठीक है। अब AB का प्रतिबिंब AB छोड़, जब ये AB का जो प्रतिबिंब है ये इस AB से, इसे AB का प्रतिबिंब इस AB से ये छोटा है। ये देखिए इतना बड़ा है, ये इसका ये छोटा सा बना है। जब स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ जाएगा। आप लोग स्कूल से जरूर बनाइए। तो ये प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से छोटा है, सीधा और आभासी है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा। ओके, जब यहाँ से समझ आगे होगी आपके लिए, जो मैंने डायग्राम बताया है, आपको डायग्राम सहित ही बनाना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। और ये आप करते हैं तो ये आपके 4 नंबर पूरे देगा। ये आपका आंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप याद कर लें हर हालत में। ये मैंने पूरा आपको समझाया है, इसको इस तरह से डायग्राम के द्वारा ही इसको बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने लिए हैं यहाँ पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही सिलेक्टेड है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? ये किन कारणों से होता है? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? किरण आलेख द्वारा समझाइए। जब भी मैंने आपको शॉर्ट में लिया था, ये लघुत्तरीय में, अब ये मैंने आपका लघुत्तरीय में है और ये आपका 4 नंबर में प्रश्न आएगा और ये आपका लेसन 10 से है ये, ठीक है। इसका मैं आंसर नहीं लिखूंगी, इसका आप लेसन 10 में किताब में आप इसको जो आपके नोट्स या किताब में जो भी करवाए होंगे तो आप उसमें आप देखो इसको करिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसका बताया। कोई वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा कि अब आपको मैं लिख के दिखाऊंगा तो बहुत समय व्यस्त होगा, इसलिए मैंने आपको इसमें ये लिख दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान कर लें, इसको करना है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने इसी का लिया है, दूसरा इसी चैप्टर का है, लेसन 10 का है, ये भी है। निकट दृष्टि से आप क्या समझते हैं? इसे किस तरह दूर किया जा सकता है? स्पष्ट करण आरेख से समझाइए। वो निकट दृष्टि वाला वो था दूरदृष्टि, और निकट दृष्टि है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या है, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती हैं और दूर दृष्टि जो है वो धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें अब तक जो दर्पण का यूज होता है स्टूडेंट, तो ये आपको करना है, ठीक है। ये भी आपका 4 नंबर का ही प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 2 में से एक पेपर में आपके जरूर आएगा, आप इस बात समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है? ये भी आपको लिखना है। ये आपका लेसन 12 से लिया गया, 12 से लिया गया, देख लीजिए आप। तो विद्युत मोटर विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है, ठीक है। तो ये आपके मैंने 2 प्रश्न है, आप इनके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप 2। ये आपने निशान लगा लीजिए अपनी बुक में। ये आपको 100% आप इनको याद कर लीजिए, आपके पेपर में ये हर हालत में आप सुबह देखेंगे तो आपके पेपर में पूरे ये होंगे ही, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें और याद भी कर लें, लिख के जरूर देखें, काम जरूर सही से करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जो आपका एक केवल आएगा स्टूडेंट, विस्तृत प्रश्न। ये आपका केवल एक प्रश्न आएगा 7 नंबर का, एक प्रश्न आएगा, कितने का आएगा? ये 7 नंबर का आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपके 3 प्रश्न लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपके पेपर में 100% आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दूसरा है एक को कांच के, ठीक है। ये प्रश्न मैंने ले लिया है। प्रश्न पहला, एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विश्लेषण को समझाइए। ये कई बार पेपर में आया स्टूडेंट, ये आपका जरूर पेपर में आएगा और ये आपका 7 नंबर, तीनों में से कोई भी करेंगे तो आपका 7 नंबर का होगा, ठीक है। कर लीजिए इसको, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। दूसरा, ओम का नियम क्या है? वैद्युत प्रपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं? ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेसन 11 से लिया है मैंने, और ये आपका भी 7 नंबर का होगा। आप जरूर करें, 7 नंबर बहुत होते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को लिखिए, ठीक है। तो ये मैंने तीनों क्वेश्चन दे दिए स्टूडेंट आपके लिए, जो आपके विस्तृत तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर करें, 7 नंबर के आएंगे। ये आपका मात्र एक प्रश्न आएगा, आपको अच्छे से तैयार कर लें। मैंने सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके फिजिक्स के थे वो मैंने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आपके लिए सुबह तक डालूंगी, हर हालत में, मतलब आज ही डाल दूंगी, सुबह तक तो आपका पेपर जाना ही आपको, तो डाल दूंगी, तो जिससे कि आपको जो आपका केमिस्ट्री और जो बायो पर्सन बचा है उसको आपको जरूर समझाऊंगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू स्टूडेंट।